So basically, what is the concept of evolution? Concept of evolution is that we were something else, now we are in another position, and might be in future, in many million years after today, we will be something else as well. So evolution is never a constant thing. एवोल्यूशन का वर्ड ही हम ये कहते हैं एवोल्यूशनरी, समथिंग इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, तो वो चेंजिंग का कॉन्सेप्ट ये लेकर आता है। एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में डार्विन ये कहा करता था कि इवन आज भी हमारी कोई फाइनल फॉर्म नहीं है, शायद आज के बाद भी हम कुछ चेंज हो जाएंगे। आपको पता है बेसिकली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एक बात मैं आपको बता दूं, डार्विन और लमार्क पढ़ते हुए एक बात आपने जहन में रखनी है, जो बेसिकली आपके अंदर का हिस्सा होनी चाहिए, कि दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है डार्विन के, एक हम सिंगल ऑर्गेनिज्म से हम डेवलप हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि जो चीज़ कुरान और हदीस में मेंशन कर दी गई है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें क्या है, आयत का मफहूम है कि हम जोड़ों में पैदा किया गया, पेयर्स में। हज़रत आदम का जिक्र आता है, हव्वा का आता है कि हमें कैसे उनसे निकाला गया, आगे हमारी जनरेशन कैसे चल रही है। हज़रत नूह की कश्ती का जो वाक़या है उसमें क्या है, उसमें यही है ना कि जब हुक्म दिया गया तो हर जिंदा चीज़ उस वक्त मौजूद थी लिविंग, उसका एक एक पेयर कश्ती में सवार करवा दिया गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, सारे पेयर्स, बाकी सब साफ हो गए पेयर्स, तो सारी चीज़ें उस तरफ लेके जाती है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो बेसिकली इनके ऑपोजिट और जो सही है, जो ही वही बात सही है। सो बेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन इज इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, दिस इज द बेसिस। और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वर्सेस एवोल्यूशन, दो चीजें आ रही हैं। Creationists believe in the theory of special selection and evolutionists believe in the theory of natural selection. अभी हम इसको पढ़ते हैं डिटेल के साथ। लमार्क एंड डार्विन दोनों एवोल्यूशनिस्ट हैं। जो लास्ट पॉइंट है ना ये वाला, कि अच्छा एक बात याद रखिएगा, लमार्क पहले था, एज वाइज पहले पैदा हुआ था, और डार्विन बाद में आया उसके। लेकिन डार्विन वाज द फर्स्ट पर्सन हु आर्ग्यूड फ्रॉम एविडेंस अबाउट एवोल्यूशन। लमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी लेकिन एविडेंस से आर्ग्यू नहीं किया था, उसने बस थ्योरी दे दी थी, ठीक हो गया। और लेकिन जो डार्विन था उसने क्या किया था, उसने आर्ग्यू करके, आप बोलते हैं ना डार्विन था कौन, बेसिकली बायोलॉजिस्ट तो था नहीं, ये क्या था, ये कौन था, ये करता क्या था, ये घूमता फिरता था इधर से उधर, एक जजीरे से दूसरे जजीरे में। तो इसने ऑब्जर्व किया सिर्फ, इसने कहा ये तो वहां पे भी मिला है मुझे और ये वहां पे भी मिला, हालांकि दोनों में 2000 किलोमीटर का फर्क है, दरमियान में समंदर है, तो ये दोनों जगहों पे कैसे आ गई चीज। यहाँ से उसके जहन में वो थॉट इंट्रीक हुई कि ओके अच्छा ये हुआ होगा वो हुआ होगा, उसने फिर लॉजिक दी। खैर इसमें मैंने किया ये हुआ है, इस टेबल में और इस फ्लो चार्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो लमार्क की थ्योरी के, ये लमार्क की थ्योरी के पॉइंट्स, और आगे डार्विन की थ्योरी आएगी। मैं आपको आसान करने लगूँ, मेरी तरफ देखो। लमार्क की थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं, डार्विन की थ्योरी के 5 पॉइंट्स हैं। एमडीकैट के लिए आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ। आपने इसमें क्या याद रखना है, आपने रखना है आगे आपके देखो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में, मेरिट और डीमेरिट। ऐसे ही मेरिट का मतलब है कि ये वो पॉइंट है इनकी थ्योरी में जो इनकी थ्योरी को तकवीयत देते हैं, जो इनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और एक वो पॉइंट है जो सबसे नीचे मेंशन है, ये वो पॉइंट है जो उनकी थ्योरी को गलत साबित करता है, इन्हीं की थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको डीमेरिट है। सिमिलरली डार्विन में भी दिखाऊंगा, उसकी थ्योरी में भी 5 पॉइंट्स है, उसमें भी 2 मेरिट है 3 डीमेरिट, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, कॉमन लाइन से एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। मेरिट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये इसका मेरिट पॉइंट है। मतलब ये आज भी है ना बेटे, होता है ना ऐसे, कुछ ऑर्गन ज्यादा यूज हो रहे हैं कुछ कम हो रहे हैं। हम स्किल्स में आ जाते हैं, प्रोफेशन में देख लो आके, अगर एक सर्जन है तो जितने अच्छे उसको अपने हैंड स्किल्स उसको यूज करनी आती है सर्जरी के दौरान, हो सकता है एक डॉक्टर जो दूसरी फील्ड से ताल्लुक रखता है उसको इतनी अच्छी नहीं आती हो। चलो डॉक्टर और नॉन डॉक्टर का कंपैरिजन ले लो, तो नॉन डॉक्टर में कई और फील्ड्स हैं, उनको जो स्किल आती है वो इधर नहीं आती हो। ये तो सारी क्या चीजें, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है ना। जो ऑर्गन अब ज्यादा यूज करना सीख लेते हैं वो ज्यादा डेवलप कर जाते हैं, जो नहीं यूज, लेकिन ये विद इन एन इंडिविजुअल होता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एक्वायर्ड कैरेक्टर बन जाते हैं आपके, ऐसे ही है ना। जो ज्यादा यूज करेंगे, मुझे बताओ हमारा मसल ज्यादा स्ट्रांग है या एक बॉडी बिल्डर का? बॉडी बिल्डर ज्यादा स्ट्रांग। किसकी लेग ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी स्ट्रांग है या वो जो एथलेटिक्स में भागता है उसके एथलीट की ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि वो उनको यूज कर रहा है ज्यादा, और वो क्या बन गए हैं उसके, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये भी मेरिट है, ये आज भी अप्लाई होता है। उसने जिराफ में भी ये बात की थी, ठीक है एप्लीकेशन ठीक थी, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है दैट इज एक्चुअली इट नेवर हैपेंस। क्या कहता है वो, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डज इट एवर हैपन? नेवर एवर।
इज इट अ रूल दैट अ पर्सन हु विल डेवलप हिज मसल, तो उसका जो चाइल्ड पैदा हुआ है उसके मसल स्ट्रांग होंगे, दिस इज नॉट द रूल। या एक कोई जिसकी हैंड में कोई स्किल, आर्टिस्ट है फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, क्या ये रूल है कि उसका बच्चा भी, बेटा या बेटी जो भी होंगे, वो भी अच्छी पेंटिंग करेंगे? नो, दिस इज नो रूल अबाउट दैट। तो इसीलिए एक्वायर्ड कैरेक्टर विद इन एन इंडिविजुअल तो एक्वायर्ड बन जाते हैं, बट दे आर नेवर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट। ऐसा ही है ना, इस तरह से फिर एक डॉक्टर के बच्चे अगर यही होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो डॉक्टर का बच्चा पैदा होता है साथ में एमडी कैट का सर्टिफिकेट भी लेकर आता। क्लियर? नीचे ब्रैकेट में मेडिकल कॉलेज में लिखा होता है यहाँ भेजना है, स्कून हो गया यार, पैसे भी बच गए, बच्चे का एमडी कैट भी बच गया, सारा हो गया। एक्वायर्ड कैरेक्टर था ना, ट्रांसफर हो गया। लमाक को सलूट कर रहे हैं पैदा होती बच्चों के, यार छा गया भाई, तो कितनी अच्छी मिसाल दी। ऐसा कब होता है? अगर एक डॉक्टर के बच्चे को भी डॉक्टर बनना है तो उसको भी उतनी ही मेहनत करके दोबारा से वो सारे कैरेक्टर एक्वायर्ड करने पड़ेंगे और उसको उसी जगह से गुजर के दोबारा वो काम करना पड़ेगा। जस्ट एक थॉट दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। क्लियर हो गई बात ये वाली? ओके, नाउ लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ डार्विन। अब अगर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को देखें तो इसके 5 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स की आपने हेडिंग पढ़ रखी है, पहले मैं सिर्फ हेडिंग बोलता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग? Variation in population. The second heading is tendency to overproduce. Clear? The third point is when there is tendency to overproduce, there is struggle for existence. And what is the second last point? Survival of the fittest by natural selection. यही समझाता हूँ सारे पॉइंट आपको। और last but not the least is population change over time. ये तो 5 पॉइंट्स हो गए, उसकी थ्योरी के 5 पॉइंट्स हैं तरतीब से। अब इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। यहां ही लमार्क और डार्विन का सबसे बड़ा फर्क उनकी थ्योरी के स्टार्ट में ही है। लमार्क ये कहता था कि सारे ही छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, लेकिन डार्विन इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ छोटी गर्दन वाले थे, कुछ बड़े थे। लेकिन ये मैरिट है कि डीमेरिट है? व्हाट इज रिटन? इट्स अ डीमेरिट। और नीचे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? नो एविडेंस ऑफ दिस ना। भाई तुमने कह दिया कि छोटे वाले थे और बड़े वाले थे, तुम क्या प्रूफ क्या है कि छोटी गर्दन वाले भी थे और बड़े वाले भी थे? लमार्क में ये पॉइंट मैरिट क्यों था, मैं जरा क्लियर कर दूं आपको ये बात। उसकी बात ये क्यों माननी गई कि चलो ठीक है सारे छोटी गर्दन वाले थे? बेटे सिमिलैरिटी की बात मानी जाती है, डिससिमिलैरिटी पे प्रूफ देना पड़ता है। बात समझ आ रही है? जैसे मुझसे आज से कोई पूछे, मैं बूढ़ा हो जाऊं, मुझसे पूछे आप एमडी कैट पढ़ाया करते थे? मैंने कहा हाँ जी पढ़ाया करता था। किसको पढ़ाया करते थे? मैं कहा इंसानों को। कहेगा हाँ ठीक है। और मैं अगर ये कह दूं हाँ जी किसको पढ़ाया करते? मैंने कहा आधे इंसान थे आधे गधे थे। तो इस पॉइंट को मुझे प्रूव करना पड़ेगा, इज इट इट? वो मेरी बात ये मान जाएंगे मैं ह्यूमंस को पढ़ाता था, ठीक है यार आप भी ह्यूमन है तो ह्यूमंस भी पढ़ाते होंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं आधे गधे, क्या प्रूफ है आपके पास कि आधे गधे थे? वैसे प्रूफ मेरे पास होते हैं हर साल के जो होते हैं ना, उनका मुझे पता लग जाता है। आपने स्माइल भी मुझे ये बता रही है, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ फन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि जब आपको डिससिमिलैरिटीज बताती है उसको प्रूफ करना पड़ता है। बात समझ आ रही है ना? आप नहीं पता, जैसे आप रोड पे आप गाड़ी चला के पहुंचे हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर गए हैं, तो आप जाके बता रहे हैं आप कैसा रहा सफर? हाँ जी सफर अच्छा रहा, रास्ते में गाड़ियां मिली, क्रॉस करते रहे। हाँ जी सफर कैसा रहा? और रास्ते में ना जहाज भी जा रहा था रोड के ऊपर। यू हैव टू प्रूव दैट ना। वो आपकी बात क्यों माने? यार ये क्या फजूल बात है। बिल्कुल इसी तरह जो डार्विन ने जहां से बात शुरू की ना कि कुछ शॉर्ट थे कुछ लॉन्ग थे, ये प्रूफ तो दो ना इस बात का। तो इसलिए ये इसका डीमेरिट है कि वेरिएशन थी क्यों, इसका कोई प्रूफ नहीं है, उसने दिया ही नहीं, बस थ्योरी दे दी, तो ये डीमेरिट है। द नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मेरिट है, ये आज भी है। But there are some species which have a good tendency to overproduce. There are some which are not. Within a species भी ऐसा होता है। Within a species भी किसी जगह की population, आप देखो सारी दुनिया की क्या population सेम है हर कंट्री की? ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे tendency to overproduce है, कुछ जगहों पे नहीं है। ऐसा चल रहा है, तो ये है वैलिड पॉइंट है। अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रगल। हाँ ये भी होगा। अगर एक रोटी है और 4 खाने वाले हैं तो ऑफकोर्स स्ट्रगल बढ़ेगी। एक रोटी को एक ही खाने वाला है तो स्ट्रगल कम होगी। तो जब टेंडेंसी टू ओवर प्रोड्यूस किसी पॉपुलेशन में होती है तो उनके रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हो जाते हैं, उनको यूज करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ये पॉइंट भी वैलिड है, आज भी वैलिड है, उस दिन भी वैलिड था। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ये कह रहा है, कहता है कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बड़ा समझ नहीं आता, बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बड़ी अजीब बात है। डार्विन ये कहता था कि वो ही सरवाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, और उसको कौन सरवाइव करवाएगा? नेचर सरवाइव करवाएगी। मतलब वो कह रहा था कि नेचर सिलेक्ट कर लेती है कि भाई ये फिटेस्ट है तो सरवाइव करेगा, ये नहीं करेगा। और ये नेचर कभी सिलेक्ट नहीं करती है, याद रखिएगा। मुझे बताओ क्या ये गारंटी है इस बात की? आज पे अप्लाई कर लेते हैं। क्या इस बात की ये गारंटी है कि जो सेहतमंद होगा वो जिंदा रहेगा और बीमार मर जाएगा?
क्या इस बात की कोई गारंटी? कई ऐसे बीमार होते हैं जो बहुत बहुत लंबी लाइफ भी बीमारी के साथ भी गुजार, डायबिटीज एक बीमारी है, कई लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से गुजार रहे हैं, और कुछ लोग नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, कोई बीमारी नहीं थी, सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। गेटिंग द पॉइंट? तो नेचर कैसे फिटेस्ट को सिलेक्ट तो नहीं कर रही, नेचर का तो ये रूल नहीं है, और इसलिए इसका डीमेरिट है। द फिटेस्ट इज नॉट सिलेक्टेड ऑलवेज, ये बिल्कुल ये डीमेरिट है। समझ आ रही बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। और द लास्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। बेटे पॉपुलेशन ओवर चेंज अगर हुई भी है, पहली तो बात है हुई है नहीं हुई ये नहीं पता, अगर हुई भी है तो इसकी लॉजिक क्या है? जैसे अगर वो कोई हमें ये बताए कि आज से 2000 साल पहले जो ह्यूमंस थे उनकी हाइट एवरेज 10 फुट थी, और जो आज के ह्यूमंस हैं उनकी एवरेज हाइट 5, 5.5 या 6 फुट है, तो इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी ना, हाइट क्यों कम हुई है ओवर द ईयर्स। और ऑफ कोर्स वो जस्टिफिकेशन क्या होती है? दैट इज जेनेटिक्स। वो क्या होती है? पॉपुलेशन ओवर टाइम अगर चेंज हो भी रही है तो उसकी जस्टिफिकेशन जेनेटिक। बट एक कॉन्सेप्ट है डार्विनिज्म, एक कॉन्सेप्ट है नियो डार्विनिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस? डार्विनिज्म डार्विन की थ्योरी, नियो डार्विनिज्म क्या चीज है? मेंडल्स लॉज। नियो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट, डार्विन के फौरन बाद जो बंदा जिसके आती है आगे बात शुरू होती है वो मेंडल है। वो हमारा अगला टॉपिक भी जेनेटिक्स का वही है कि वो मेंडल्स के लॉज हम पढ़ने वाले हैं। मेंडल को खुद भी नहीं पता था कि वो जेनेटिक्स की बात कर रहा है, उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए, प्रीस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था, लेकिन बाद में पता लगा ही बिकेम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल और डार्विन में एक बेसिक फर्क क्या है? डार्विन ने सिर्फ थ्योरी दी, कुछ पॉइंट जस्टिफाई किए, कुछ नहीं किए। मेंडल ने उसके जो पॉइंट जस्टिफाई उनको जस्टिफाई कर दिया, उनको बता दिया कि पॉपुलेशन ओवर चेंज। उसको पता लगा यार F2 के अंदर जाके 3 टॉल है, 1 शॉर्ट निकला है। ऐसे ही हुआ ना, उसने तो मेंडल को भी हिला दिया होगा फर्स्ट टाइम। F1 ने नहीं हिलाया, टॉल शॉर्ट को मिलाया तो सारे टॉल निकले, उसने कहा ठीक है यार यही बनता। लेकिन जब उन टॉल को F1 से मल्टीप्लाई करवाया तो F2 में क्या निकला है? 3 टॉल 1 शॉर्ट, 3 टॉल 1 शॉर्ट, 3:1 निकला है देखने में फिनोटिपिकली। दैट वाज द एविडेंस ना। उसको पता लगा अच्छा कोई और, इसका मतलब है वो जो शॉर्टनेस का कैरेक्टर था ना P1 में, वो पहले F1 में छुप गया, लेकिन F2 में आके एकदम निकल आया, जिसको रिसेसिव और डोमिनेंट कहा गया बाद में। तो वो जेनेटिक्स की वो एक स्पोर्ट है, लेकिन ये नियो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो है ही नहीं, डार्विन ने कोई दिया नहीं, तो इसीलिए ये पॉइंट भी गलत। तो मुझे, अब मैं जरा क्विक रिवीजन करूँ इस पॉइंट्स की, तो क्या बनेगा कि जो सबसे पहले है वेरिएशन इन पॉपुलेशन, उसने कहा जिराफ में ले लो, जिराफ विद लॉन्ग एंड शॉर्ट नेक थे, क्या जस्टिफिकेशन है? तो डीमेरिट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि टेंडेंसी टू ओवर प्रोड्यूस देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, इट इज क्वाइट पॉसिबल। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब ओवर प्रोड्यूस करेंगे तो लिमिटेड फूड रिसोर्सेज हैं। फिर उसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैनेज, उसने तो कहा कि सिर्फ लॉन्ग नेक वाले सर्वाइव किए क्योंकि वो फिट थे, ट्री को अप्रोच कर रहे थे, शॉर्ट वाले कर ही नहीं रहे थे। उसने तो ये कह दिया, और उसने कहा नेचर ने सिलेक्ट किया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको पता है इस बात। और फाइनली पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम कि टुडे वी हैव जिराफ विद द लॉन्ग नेक ओनली, तो ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कोई भी अभी भी जेनेटिकली कोई मिल जाए शॉर्ट नेक के साथ, अगर लॉन्ग नेक के साथ हैं भी सारे, चलो हम ले भी लेते हैं सारे लॉन्ग नेक के साथ हैं, तो स्टिल इसकी लॉजिक क्या है? क्या जेनेटिक स्टडी की गई है जिराफ की? ऐसा कुछ नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? तो अब लमार्क के 3 पॉइंट बोलो। लमार्क के यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसके बाद वो एक्वायर्ड कैरेक्टर बन जाता है, और फाइनली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, पहले 2 मेरिट लास्ट डीमेरिट। तो आपको लॉजिक समझ आ गई कैसे। और उसके बाद डार्विन के 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जिसमें सेकंड एंड थर्ड इज ओनली मेरिट एंड द ऑल 3 आर डीमेरिट्स ऑफ द डार्विन्स थ्योरी। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने कहा दूसरा पार्ट, पहले लमार्क और डार्विन की थ्योरी, अब आगे एविडेंसेस अबाउट एवोल्यूशन। तो एविडेंसेस में क्या है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, देयर रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस सजेस्ट आइडिया ऑफ डार्विन। डार्विन मैंने आपको बताया घूमता फिरता था, तो चीजों की सिमिलैरिटी डिफरेंस देखे उसकी थॉट आई उसके माइंड में, यार ये कुछ ऐसा है, तो वो एवोल्यूशन की तरफ चला गया। सो बायोजियोग्राफी के बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल एक ऐसी लॉजिक है जो फिर कोई लॉजिक है जो एवोल्यूशन में फिट होती है, कि कोई चीज नजर आ रही है विजुअली, एक ऐसा स्केलेटन मिल गया है जो आजकल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता किसी जानवर में, तो दैट डेफिनेटली विल। डायनासोर का कैसे पता चला है? फॉसिल रिकॉर्ड से। किसी ने, हम में से तो किसी ने, बल्कि हमारे एंसेस्टर ने भी शायद किसी ने अपनी आंख से उनको नहीं देखा है, बल्कि कहते हैं कि ह्यूमंस के यहाँ पे आने से पहले, बहुत पहले की बात है कि यहाँ पे हुआ करते थे। तो ये सारा कैसे बातें यहाँ तक पहुंची हैं? ऑफकोर्स उनके फॉसिल रिकॉर्ड से। और पैलियोंटोलॉजी वो टाइप है कि जो बायोलॉजी की ब्रांच है जो इसके साथ रन करती है। एविडेंसेस कैसे लेते हैं एवोल्यूशन के? फॉसिल रिकॉर्ड से 2 तरीके से, एक तो फॉसिल की स्टडी करके डायरेक्टली, और दूसरा फॉसिल देख के अर्थ क्रस्ट के अंदर। अगर कोई फॉसिल मिलता है तो उसको अब कैसे रन किया जाता है? उसकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी की जाती है, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखी जाती है, उसके सेल तक स्टडी किए जाते हैं उसको मुकम्मल निकालने के लिए कि कितना कितना पुराना है।
और ये जो है फॉसिल रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इसमें पता क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को मैं सिंपल इतना समझाता हूँ। नॉर्मली होता रहा है अर्थ में कि एक चीज आई, डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर फिर वो हवा चली, जमीन ऊपर रेत डिपॉजिट होती रही, मट्टी डिपॉजिट होती रही, लेयर्स बनती रही। तो ये कहा जाता है कि जितना डीपर खुदाई करेंगे और जितना डीपर जाएंगे तो अगर कोई स्केलेटन मिलेगा वो फिर उतना ही पुराना है। द डीपर वी डिग द फार्दर बैक इन टाइम वी कैन सी। तो दैट्स द रूल के जो यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट में अप्लाई होता है। मैं आपको इसका दिखाता भी हूँ, आगे पॉइंट भी दिखाता हूँ। ये देखो, नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग अस दैट ऑन द वेरी डीपेस्ट, अर्थ की कोर बनी हुई है, अर्थ के डीप में जा रहे हैं तो डीपेस्ट कौन मिलते हैं हमें, फॉसिल्स फिशेस के। इसलिए तो कहा जाता है कि लाइफ पानी से आई है। मतलब वो कहते थे कि मतलब उनकी लॉजिक ये है कि फिशेस कितने पुराने क्यों मिले हैं, मैमल्स क्यों नहीं मिले साथ, और फलाना क्यों नहीं मिला, और वो बस वो ऐसे ही चलता, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, लेटेस्ट बर्ड्स के मिले। जो लेटेस्ट फॉसिल्स मिले हैं ना वो बर्ड्स के मिले। तो बर्ड्स को लेटेस्ट कहा जाता है कि ये उड़ना भी सीख लिया इन्होंने, इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म उड़ता नहीं था। ये वो टेबल जो मैं आपको बता रहा था, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो सिर्फ। इधर मेरी तरफ देखो, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स हियर, टू कॉन्सेप्ट्स। वन कॉन्सेप्ट इज कि व्हाट इफ एक नहर से बहुत सारे नाले निकल रहे हैं, नहर एक है, डाइवर्जेंस। और व्हाट इफ बहुत सारे दरिया एक ही दरिया में गिर रहे हैं आके, कन्वर्जेंस। वो दरिया सिंध में सारे दरिया ड्रेन कर जाते हैं, कन्वर्जेंस। होमोलोगस ये कहता है क्या चीज सेम है, स्ट्रक्चर देखा गया सेम है, बोर्ड मार्कर स्ट्रक्चर में सब सेम है, लेकिन जब लिखने की बारी आई एक रेड लिख रहा है, एक ग्रीन लिख रहा है, एक ब्लू लिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किस में चला जाएगा, डाइवर्जेंट। होमोलोगस कहते हैं स्ट्रक्चर सेम थे, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो हर किसी ने अपना रास्ता अलग ले लिया। तो होमोलोगस एवोल्यूशन कैसी है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इसके ऑपोजिट एनालॉगस क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, वो किसी और तरह से, वो किसी और तरह से, लेकिन जब फंक्शन करने की बारी आई सब एक ही काम कर रहे हैं। एनालॉगस की बड़ी आसान एग्जांपल है विंग्स, डिफरेंट चीजों की, वो स्ट्रक्चर विंग्स का बिल्कुल डिफरेंट है। बैट के विंग्स, बर्ड के विंग, इंसेक्ट सबके सेम होते हैं, स्ट्रक्चर बैट के इतने होते हैं, वो बैट के फिर इतने होते हैं, उसके इंसेक्ट के इतने छोटे होते हैं, बर्ड के इतने बड़े बड़े विंग होते हैं, लेकिन काम सारे क्या कर रहे हैं, उड़ने का कर रहे हैं। लेकिन इधर होमोलोगस में अगर आ जाओ, फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट, इन सब का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, लेकिन क्या सारे अपने फोर लिम्ब एक ही काम के लिए यूज करते हैं। हॉर्स है उसको भागने चलने के लिए यूज करता है, मैन है उसको राइटिंग के लिए, डेलिकेट काम रिसेप्टर्स के लिए यूज कर रहे हैं, टच के लिए। बात समझ आ रही है आपको? तो ये कॉन्सेप्ट है। एक और आगे स्लाइड में आपको समझाता हूँ, एक और मजे की आगे एग्जांपल है। ये तो खैर उसकी हो गई। दिस वन, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी इज आल्सो एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एम्ब्रियो में देखा गया ना तो सेम सेल्स थे, फिशेस में भी और मैमल्स में भी, लेकिन जब उनको ग्रो करवाया गया, ग्रो करके देखा गया बाद में, तो जो फिशेस वाले सेल थे वो गिल्स बन गए, गिल पाउचेस, और जो मैमल्स वाले थे वो क्या बन गए, स्टेचियन ट्यूब बन गए। और दोनों का जमीन आसमान का फर्क काम का। ये यहाँ पे रेस्पिरेशन को मेंटेन कर रहा है, बल्कि पर जो भी इसका नाम यहाँ पे देते हैं, और ये यहाँ पे क्या मेंटेन कर रहा है बताओ, ये प्रेशर मेंटेन कर रहा है। मिडिल स्टेचियन ट्यूब इज अ ट्यूब कनेक्टिंग अ मिडिल एयर विद द थ्रॉट, थ्रॉट के साथ कनेक्शन होता है, मिडिल एयर हमारा बंद डब्बा है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने वहां पे एक प्रेशर रेगुलेट करने के लिए ट्यूब दे दी है कि जो इनको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो देखो फंक्शन कितना डिफरेंट है। इसको होमोलॉजी बोलेंगे कि नहीं? यस, दीज आर आल्सो होमोलोगस ऑर्गन। एम्ब्रियोलॉजी सेम, और आगे जब डेवलपमेंट हुई है तो क्या चीज निकल आई है, डिफरेंट। ये क्वेश्चन एमडीकैट में बहुत दफा आया हुआ है, बहुत दफा, इनका मतलब होमोलॉजी का। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फाइनली ये तो बड़ा लेटेस्ट आ गई ना डेवलपमेंट। अब तो देखो क्या कुछ नहीं हो सकता, जेनेटिक कोड रीड हो जाते हैं, ब्लड सैंपल लिया, जेनेटिक कोड निकाल लिया, आराम से निकल जाता है, पता लग जाता है। अब उसमें क्या एविडेंस मिला यार, AGA कोड है जो आर्जिनिन को करता है स्पेसिफाई, और सिर्फ एक स्पीशी में नहीं कर रहा, ह्यूमंस में भी कर रहा है, बैक्टीरिया में भी कर रहा है। में तो इन्होंने पता है इसकी जस्टिफिकेशन गलत निकाली है। जैसे डिसएग्रीमेंट है ना आज मेरा, वो इसी वजह से है। वो कहते हैं एक, जब सब में एक है तो सारे एक से निकले हैं, जस्टिफिकेशन गलत। आगे दूसरा क्या कह रहे हैं, साइटोक्रोम C कहते हैं जी बैक्टीरिया में भी है और ह्यूमंस के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, तो इतनी जगहों पे मिल रहा है तो इसका मतलब है सब एक ही से निकले। द लॉजिक इज नॉट राइट। ओके, दे आर सेम देयर, बट द लॉजिक इज नॉट राइट।